नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और मंडे को शेयर मार्केट का क्या रह सकता है लेवल। 10 जुलाई को कैसा रहेगा निफ्टी और निफ्टी बैंक का लेवल। यूएस मार्केट कैसी है और फेड ने रेट हाइक की है जिसके चलते मार्केट आज गिरा। तो क्या रह सकता है इसका लेवल। दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने, वीडियो को बिल्कुल स्किप मार के ना देखें। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्यों बाजार गिरा, इसके पीछे क्या रीज़न थे, एफआईज की क्या पोजीशन थी, यूएस मार्केट कैसी, डॉ जोन्स कैसा था, एशिया के बाज़ार, यूएस के, यूरोप के बाज़ार, कौन से बाज़ार आज गिरे हुए थे जिसके चलते काफ़ी दिनों से यूएस के बाज़ार गिर रहे थे लेकिन हमारे बाज़ार भारतीय बाज़ार स्ट्रॉन्ग थे। तो अभी भी भारतीय बाज़ार जो मतलब कि उनकी जो पॉलिसीज़ आई है फेड की पॉलिसी, उसके चलते एफआईज की जो सेलिंग आई है, उनकी बाइंग आई है, ये सारा हम समझेंगे। और मैंने आज कहाँ पे ट्रेड किया है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, कितना पीसीआर क्या है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। और आज मैं एक आपके लिए बहुत ही अच्छा शेयर भी लेकर आया हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरा एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों एक नज़र बाजार पर मारें तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 165 पॉइंट इसने लूज़ किया, लगभग 1%। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी लगभग 1% के पास 414 पॉइंट इसने फॉल दिखाया। और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी लगभग 0.25% गिरा। तो दोस्तों विक्स की बात करें, इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स भी लगभग 0.3% गिरा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो इंडिया विक्स जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसके हिसाब से ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब इंडिया विक्स बड़ा होता है तब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, जब इंडिया विक्स नीचे होता है तब आपको बाइंग करनी चाहिए। इसका क्या कारण है, जब आप इंडिया विक्स नीचे होता है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम वो बढ़ जाते हैं। जब इंडिया विक्स बड़ा होता है तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, तब हमें सेलिंग करनी चाहिए क्योंकि जब हम सेलिंग करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है और जब हम बाइंग करते हैं तो हमने प्रीमियम देना होता है। तो जब विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ जाता है तो वो हमें पैसा देना पड़ता है। तो आप ये सारा समझ गए अगर आप ऑप्शन में काम करते हो। दोस्तों आज बात करेंगे हम कि इसके क्या कारण थे जिसके चलते सारा बाजार गिरा। तो एक एक करके हम सारा एनालिसिस करेंगे और मंडे को क्या रह सकता है निफ्टी और निफ्टी बैंक का लेवल, और क्या सेलिंग आ सकती है, कौन से स्टॉक है जो अभी काफ़ी मतलब कि करेक्शन में हैं, जो नीचे हैं, जो बहुत सारे ऊपर गए हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, जो शेयर अभी काफ़ी नीचे हैं, जो सेक्टर अभी नहीं भागे उसमें हमें कैसे स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, जो सारा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी के चार्ट पे बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का कल प्रीवियस था 19,497 पे ये क्लोज हुआ था, तो आज ओपन होता है 19,422 पे। तो ये अपने लगभग 60-70 पॉइंट गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद ये अपना हाई बनाता है 19,523, ये इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। तो हाई बनाने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, जैसे सारा दिन यहाँ पे फिर नीचे आ जाता है तो 19,303 का ये लो बनाता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर ये नीचे आना शुरू कर देता है, फिर और नीचे चला जाता है। तो जहाँ पे कंसोलिडेट लास्ट के टाइम में फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, जहाँ पे फिर नीचे आके अपना लगभग रिकवरी, इसमें बीच में काफ़ी बार इसने रिकवरी दिखाई थी, मतलब कि उसके बाद लास्ट में फिर भी ये 165 पॉइंट लगभग 1% के पास मतलब के क्लोज हो जाता है। तो क्या कारण थे आज इनके गिरने, तो कौन से शेयर थे जो आज निफ्टी को गिरा रहे थे। तो दोस्तों शेयर की बात करें तो सबसे आगे जो बात करते हैं, दोस्तों मैंने आपको जो इसका बताया था, अब ये दो दिन पहले रेड कैंडल बनी थी, कल की जो ग्रीन कैंडल बनी थी, तो आज की जो रेड कैंडल बनी है जो इस ग्रीन कैंडल के नीचे बनी है। तो दोस्तों बाज़ार खुला भी गैप डाउन था और क्लोज भी डाउन में हुआ। तो अब बाज़ार में थोड़ी वीकनेस आ गई है। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, तो इसका जो RSI था वो ओवरबॉट हो चुका था। तो ज़रूरी नहीं होता कि जब 80 के पास या 80 के पार जाएगा तो वहीं पे होता, कई बार थोड़ा सा नीचे से भी रिवर्स कर लेता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया था, अब मार्केट यहाँ पे ये अपने गैप फिल करने के लिए नीचे भी आ सकती है। तो दोस्तों ये 100% श्योर आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा एक माइंड सेट होना चाहिए कि हमने कैसे ट्रेडिंग करनी है। अगर आप दोस्तों ऑप्शन में काम
काम करते हो, स्टॉक में काम करते हो, तो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, अगर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में भी कल मैं आपको ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर दिखाऊंगा जिसमें आप ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों ऐसे करके हमें पोजीशनें, हल्की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। जब बाजार अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होता है ना, तो अब हमें कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बाजार अगर वहाँ से और ऊपर चला जाएगा तो हमें प्रॉफिट कम होगा, कोई बात नहीं, प्रॉफिट ही होगा। अगर बाजार वहाँ से काफ़ी नीचे आ जाता है तो फिर हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। पर उसके बचने का एक ही तरीका होता है कि अगर हमने कम क्वांटिटी बाई की हो तो हम उसमें एवरेज कर सकते हैं। मतलब कितना पॉइंट, मतलब कि मान लीजिए अभी निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई किया, तो मान लीजिए अगर आप 10% की या 15% की करेक्शन लेकर चलते हो तो 15% या 10% का जो इसका लेवल नीचे आता है, जब ये मतलब कि 19,500 का इसका हाई हो गया, तो इसके लगभग 1900 पॉइंट 10% के अगर देखें, मतलब राउंड फिगर 2000 है, तो मतलब कि 17,000 तक के लेवल तक की आपकी तैयारी होनी चाहिए। मतलब इतना हो सकता है, इतना नीचे नहीं आएगा जी, आएगा तो एक जकदम से नहीं आएगा, काफ़ी टाइम में आएगा। जैसे 1 अप्रैल से जो धीरे धीरे ऊपर चलता जा रहा था, बड़ा स्मूथ जहाँ से ऊपर जा रहा था, जहाँ से बड़ा स्मूथ ऊपर जा रहा है, लेकिन जहाँ से जाके इसने यहाँ पे देखिए कितने गैप छोड़े हैं। तो ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक 18,700 तक भी आ सकता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं दोस्तों आएगा, इसको भी टाइम लगेगा नीचे नहीं। जब ये गिरे, इसने गिरना है ना अब, तो पहले थोड़ा चढ़ेगा गिरेगा ज़्यादा, थोड़ा चढ़ेगा गिरेगा ज़्यादा, ऐसे गिर गिर के चढ़ेगा और चढ़ चढ़ के गिरता बाजार। तो ऐसे ही दोस्तों अभी आप उस हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, कम क्वांटिटी से ट्रेड करें। तो अगर आप ऑप्शन, अगर आप कैश में काम करते हो तो आपको वो स्टॉक देखने हैं जो अभी नहीं चले और जो काफ़ी नीचे हैं। तो अगर फिर भी आपने उस स्टॉक में काम करना हो जो पहले से भाग चुका, लेकिन आपको लगता है कि इसका आगे और भी टारगेट ऊपर का है, लेकिन दोस्तों आप अपने माइंड में ये चीज़ लेकर चलना कि जो स्टॉक अभी 20-25% भागे हैं, जैसे टाटा मोटर की बात कर लें, ठीक है, हिंदुस्तान उसके अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, जो एक शेयर काफ़ी भागे हैं ऊपर, तो यहाँ से अगर आप इस शेयरों में अगर आपने पोजीशन बनानी हो तो आपको कम क्वांटिटी की बाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर शेयर थोड़ा नीचे करेक्शन में आता है तो आपके पास फंड बचा होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसके कौन से शेयर भाग रहे थे। तो दोस्तों आज भागने वाले सबसे आगे था टाटा मोटर, इसने आज लगभग 2.9% भागा, 17 रुपये 618 का लेवल, 600 का लेवल इसने अब पार कर दिया। तो टाइटन भी काफ़ी भागा, कल भी भागा था, आज भी भागा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कम्युनिकेशन, आईओसी का मैंने आपको बोला इसने 100 को टच कर दिया, 100 से फिर थोड़ा नीचे आ गया था। तो दोस्तों ये अच्छे भागने वाले ये 5 शेयर, ये और 5 ये 10 कंपनियां के शेयर थे जो आज भाग रहे थे। टीसीएस की बात करो, एसबीआई फिर लगभग अपने 600 के पास आ रहा है, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, तो ये शेयर आज भाग रहे थे। जो दोस्तों भागे शेयर है वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, 10 ही शेयर थे, 10 में से ये आप दूसरे 5 देखो तो ये लगभग बहुत ज़्यादा भागे नहीं, फ्लैट के इसको बोलेंगे, मतलब कि 0.2 से सब नीचे ही हैं। तो मेन भागने वाले ये दो लगभग यही 4 शेयर थे, जो 5 यही 5 शेयर थे जो अब आगे सबसे ज़्यादा 3% टाटा मोटर, टाइटन भी 1.25%, 1% महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कम्युनिकेशन लगभग 0.25% और आधा % भागा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों गिरने वाले शेयर थे वो बहुत ज़्यादा गिरे थे, तो 40 कंपनियों के शेयर निफ्टी के आज गिर रहे थे। सबसे आगे था आज अडानी पोर्ट। दोस्तों अडानी पोर्ट के शेयर को तो मैं कभी हाथ नहीं लगाता, सबसे आपको पहले बता दूं, ठीक है। इसने में कि जो काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है इसमें काम करते, लेकिन मैं इसमें काम नहीं करता। इसने आपको पता 3-4 महीने फरवरी में जब बजट आया इसमें न्यूज़ आई थी, उसके चलते काफ़ी गिर गए थे शेयर, तो मैं अडानी के शेयर में काम ही नहीं करता। टाटा पावर ग्रिड की बात करें तो ये भी लगभग 0.3%, अपोलो हॉस्पिटल आज लगभग 0.3% गिरा, इंडसइंड बैंक भी आज गिरा, ब्रिटानिया दोस्तों आज बेशक 2.25% गिरा, लेकिन ये काफ़ी ऊपर चला गया। अब इसमें अपोजिशन बनाने से डर लगता है, जब शेयर काफ़ी ऊपर चला जाता है ना, तो अगर इसमें आपने पोजीशन बनानी हो तो फिर कम क्वांटिटी, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना हो तो पहले आप 20,000 इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा, अगर शेयर यहाँ से फिर मान लीजिए कि 2% नीचे भी आता, तो अभी आप इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ये ब्रिटानिया जो 4 41-4200 तक तो मैंने इसमें प्रॉफिट किया, मैंने इसमें मतलब कि
पोजीशन बनाई थी, ऑप्शन में भी और कैश में भी। तो मैंने इससे प्रॉफिट लिया था, इसका मैंने डिविडेंड भी लिया था, इसका 72 रुपये डिविडेंड था, तो वो भी मैंने 4-5 हज़ार इसका डिविडेंड में भी अर्न किया था। तो कहने का मतलब जब इसका अभी मतलब कि 4200 से ये मतलब कि 5000 के ऊपर 51-5200 तक चल गया था कल ही। तो अगर जहाँ से आपने इसमें एंट्री ऐसे शेयरों में करनी हो तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का पहले 20% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वहाँ से फिर 2% 3% अगर फॉल करता है तो अपना 20% उसमें ऐड करते जाइए, और अगर यहीं से ऊपर चल रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा और कम शेयर पे होगा। 20,000 रुपये ऊपर अगर आपका 5% प्रॉफिट होगा तो आपको 5 ही मिल जाएगा, लेकिन लॉस तो नहीं होगा। अगर आप यहीं ऊपर जाके ही आपने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख रुपया, मान लीजिए आपने यहीं 5,000 के लेवल पे या 5200 का लेवल जो इसका कल का था वहाँ पे इन्वेस्ट किया होता, तो जैसे ये गिरता तो फिर आपका लॉस भी ज़्यादा होता। तो ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी होती है। अगर जो शेयर बहुत ज़्यादा गिरते हैं उसको मैंने आपको बोला है ना, आइसर मोटर दोस्तों 3 दिन लगातार गिरा था, यहाँ पे भी गिरा, आज भी गिरा आइसर मोटर, लेकिन अब थोड़ी उसमें ब्रेक लगी है। अब उसमें उसकी ग्रीन कैंडलें भी आज बनी थी, बीच में ग्रीन, फिर भी से वो उसमें सेलिंग आ गई, लेकिन अब उसमें थोड़ी ब्रेक लगी। हो सकता है वो मंडे को थोड़ा और भी गिरे, तो उसका जो ब्रेक डाउन लेवल है वो उसकी जो सपोर्ट है जिसको बोलते हैं वो 3150 तक की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसमें काफ़ी मतलब कि बाइंग आ रही है। तो मैंने उसमें पोजीशन ऑप्शन में भी मैंने बनाई हुई है, तो मैं आपको साथ अभी डिस्कस करूँगा मेरी पहले कौन सी पोजीशन थी। कल भी दोस्तों मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जो मैंने इसमें मेरा भी लॉस चल रहा था आइसर मोटर में और इन्फोसिस की कॉल में, तो मैं पूरा वीडियो के साथ डेली आपको उसके साथ शेयर करता रहूँगा कि उसकी पोजीशन में क्या मुझे चल रहा है, प्रॉफिट है लॉस है, तो आपको एक आइडिया हो सकता है। मैंने आपको पूरी अपने जितने मैंने ट्रेड किए थे एक फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल 1 से लेके अब तक, तो वो भी मैंने सारे आपको दिखाए थे। उससे क्या होता है दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो आगे बात करते हैं और गिरने वाले शेयर, टेक महिंद्रा, ICL टेक, डिवीज लैब, ऑटो, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, LT, UPL, ये सभी शेयर आज गिर रहे थे। ये देखिए गिरने वाले शेयर कितनी मतलब कि परसेंटेज ज़्यादा, 2-2%, 3-3% गिर रहे थे। यहाँ पे ग्रासिम ये भी लगभग 1.5%, श्री सीमेंट, ICICI बैंक, कोटक बैंक, आइसर मोटर आज भी 1% गिरा। तो लेकिन आज इसने कितना लो, इसने मतलब कि 3170 का में भी 70-72 का इसने लो भी बनाया था। उसके बाद फिर इसने रिकवर भी किया, 3230 तक भी गया था, लेकिन इसमें फिर सेलिंग आ गई। ONGC की बात करें, ITC तो काफ़ी माल के ऊपर जा रहा है, आज थोड़ा ही गिरा। तो इन्फोसिस की बात करें, इसमें भी मेरी पोजीशन है, इन्फोसिस भी आज 1% गिरा, लेकिन मेरी गिरावट की पोजीशन है, मैंने इसकी कॉल को सेल किया। जब ये शेयर नीचे गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसमें मेरे एक पोजीशन इसमें भी है इन्फोसिस में। अब ये जैसे मैंने 1300 की इसकी कॉल को सेल 1340 की मैंने कॉल को सेल किया हुआ, वो भी आपके साथ मैं बताऊंगा। आज वो प्रॉफिट में आ गई है। आज देखिए शेयर कितना, इन्फोसिस आज 1% गिरा, तो मेरा जो कल का लॉस था वो कवर होकर आज प्रॉफिट में आ गया। टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, HDFC, GSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, ये सारे शेयर आज गिर रहे थे। तो गिरने वाले शेयर जो परसेंटेज में वो 1% के ऊपर ही थे सारे, 1% से नीचे कम ही शेयर थे जो 1%। नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉप, ये सन फार्मा, HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक, BPCL, बजाज फिनसर्व, ये सारे शेयर आज गिर रहे थे। तो कोल इंडिया भी आज गिरा, रिलायंस इंडस्ट्री कल इसने काफ़ी, कल आज पहले ये ऊपर ही था फिर थोड़ा नीचे आ गया, मारुति, विप्रो, बल्कि सारे 40 शेयर तो आज गिर रहे थे, सिर्फ 10 शेयर भागे। 10 में से जो 5 शेयर थे वही एक दो शेयर थे जो 2%, बाकी वो भी आधा % के पास ही थे। गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे। लेकिन आज आप देखोगे, अब हम आगे इसका PCR देखते हैं। देखिए इसका जो 13 जुलाई की इसकी वीकली एक्सपायरी है, उसका PCR देख ले कितना नीचे आ गया। कल ये 1.42 था, तो आज ये 0.7 आ गया। इसकी जो मैक्सिमम पे इस मतलब कि वीकली क्लोजिंग की आ रही है वो आ रही है 19,400 के पास। तो 19,400 का लेवल भी आ सकता है, ये एक दिन में नहीं आएगा। अभी तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर जाए, इसके पास ही है। तो इसका जो मैक्सिमम पेन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी जो मंथली एक्सपायरी की बात करें वो भी थोड़ा PCR इसका भी थोड़ा नीचे आ गया। 27 जुलाई जो इसका जुलाई की मंथली एक्सपायरी होती है उसका भी PCR 1.35 आ गया। तो अब बात करते हैं हम निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी आज 1% गिर गया। इसका जो प्रीवियस था ये था कल 45,339, तो आज ओपन होता है 45,118, लगभग 200 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है, हाई बनाता है 227 का, 45,227 का, थोड़ा सा ही ऊपर जाता है 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर से सारा दिन गिरता ही रहता है।
उसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ से नीचे नीचे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एंड में लास्ट में फिर थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो एकदम ये अपना कितना इसने आज 414 पॉइंट का फॉल दिखाया, लगभग 1%। तो इसमें जो गिरने वाले शेयर थे वो कौन से थे, तो ये देखिए दोस्तों, हम इसके भी अब कैंडल की बात करेंगे, कैंडल चार्ट की। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ब्लिंजर बैंड इसको टच कर दिया था इसने, इसकी भी सेम स्टोरी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया निफ्टी और निफ्टी बैंक की सेम स्टोरी है। इसमें भी ये दो कैंडलें बनी थी, कल की ग्रीन बनी थी, आज फिर रेड कैंडल बनी है। तो इसने भी जो गैप छोड़े हुए, इसको भी ये गैप फिल करने के लिए नीचे आना पड़ेगा। ये गैप अपने फिल करने आएगा नीचे बाजार। तो जहां तक निफ्टी बैंक जो 44,000 तक भी आ सकता है, तो एक दिन में नहीं आएगा दोस्तों। आप अपनी पोजीशन, अगर ऑप्शन में काम करते हो तो आपको अपनी पोजीशनें हल्की रख के चलना चाहिए, दोनों साइड की। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो, अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया, तब आप मतलब ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कम क्वांटिटी से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने आज आइसर मोटर में मान लीजिए मैंने काम किया, तो आइसर मोटर में मैंने पोजीशन तब बनाई थी जब वो 7% गिर गया। 7% वो गिरा तो मैंने उसमें एक लॉट में काम किया। वहां से फिर वो 3% और गिर गया तो मैंने उसमें दूसरी एंट्री डाल दी। अब वहां से फिर आपने देखा वो कितना नीचे आ गया था, तो फिर भी मैंने उसमें अभी एवरेज नहीं की फिर से, अब मैंने उसको होल्ड कर दिया, अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊंगा, मैंने मतलब 38 में, शायद उसको 38 में सेल किया, तो अभी उसका कितना ऊपर 100 मतलब कि लगभग 100 रुपया उसका प्रीमियम बढ़ गया। तो अभी भी मैंने उसमें एवरेज नहीं की। एवरेज भी मैंने करने का रीज़न था, मेरी पोजीशनें दो है, जैसे एक पोजीशन निकल जाएगी तो तब उसमें मैं एवरेज करूँगा, वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों ऐसे करके इसका RSI देखें तो 60 के पास आ गया एक ही दिन में। तो हो सकता है दोस्तों कल मंडे को बाज़ार थोड़ा और भी गिर सकता है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे यूएस बाज़ार की मतलब कि यूएस की न्यूज़ आ रही है, फेड की आ रही है, इसके चलते हो सकता है कि बाज़ार थोड़ा गैप डाउन खुले तो बाद में रिकवर कर दे। तो इसलिए आप उस हिसाब से पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, अपने पोजीशन को होल्ड करके चलते हो, तो कभी भी आपके पोजीशन को एक साइड में होल्ड नहीं करके चलना चाहिए। जब भी आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। जैसे अचानक से ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाए दोस्तों, बाजार को गिरने के लिए एक बैड न्यूज़ चाहिए होती है, और बाजार को चढ़ने के लिए हज़ारों अच्छी न्यूज़ चाहिए होती है, फिर जाके चढ़ता है। तो अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो अब बाजार गिर जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आपने दोनों साइड की पोजीशन बनाई होगी तो आपका लॉस कम होगा, एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। तो अगर एक ज़्यादा मूवमेंट एक साइड में आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका लॉस तो उससे थोड़ा कम ही होगा ना, जिसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा वो तो आप रिकवर हो जाएगा ना। तो ऐसे चल के आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। तो इसके आप देखें तो सब तीन ही बैंक थे जो आज चढ़े हुए थे, वो भी पीएनबी 2-3 दिन से काफ़ी भाग रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी भाग रहा, ये भी काफ़ी दिनों से भाग रहा है, एसबीआई भी काफ़ी दिनों से, लेकिन एसबीआई तो लगभग आज 0.2% ही भागा। मतलब कि मेन जो दो ही बैंक थे, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएनबी आज लगभग 2.5% के पास और 0.25% के पास भागा आज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो गिरने वाले जो शेयर थे वो थे, सबसे आगे था एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आज भी गिरा 3.5%। इंडसइंड बैंक भी गिरा लगभग 2.5%। आईसीआईसी बैंक आज भी 1.25%। कोटक बैंक भी आज 1.25% गिरा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1%। एचडीएफसी बैंक भी आज लगभग 1% के पास गिरा। तो एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी आज 0.5% गिरा। बैंक ऑफ बंधन बैंक की बात करें, ये भी आज 0.2% गिरा। ये दोनों फेडरल बैंक भी लगभग कम गिरे, लेकिन गिरे थे। तो इसके हम दोस्तों आज इसके बात करें, इसका जो वीकली एक्सपायरी, इसका भी पीसीआर कम हो गया, 0.7 आ गया। इसकी मैक्सिमम पेन वो जो 45,000 के ऊपर आ गई। इस वीक की जो एक्सपायरी है 13 जुलाई की, ये लगभग 45,000 के पास हो सकती है दोस्तों। कल की जो मैंने वीडियो बताया था, कल की जो एक्सपायरी थी, इसका जो मैक्सिमम पेन था वो था 19,440-50 का पॉइंट था। तो वो 500 के पास, 395-94 के पास, लगभग 40-50 पॉइंट की एवरेज, मतलब कि एग्जैक्ट आपको कोई नहीं बता सकता। तो 40-50 पॉइंट आप प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं, उससे एक आइडिया हो जाता है हमें, ठीक है। तो 100% तो दोस्तों कोई भी आपको नहीं बता सकता जी, हमारी सिर्फ एक मतलब कि प्रोडक्शन होती है, उस हिसाब से ही हम काम कर सकते हैं। तो आगे इसके मंथली एक्सपायरी की बात करें तो उसका पीसीआर भी आज कम हो गया, 1.04 हो गया। इसकी जो मैक्सिमम एक्सपायरी की है वो है 44,500। 44,500
तो इसका मैक्सिमम पेन आ रहा है जहाँ पे ये क्लोज मंथली की एक्सपायरी हो सकती है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे यूएस के बाज़ार, मतलब कि यूएस के सॉरी हम बात करेंगे एफआईज की। एफआईज की क्या पोजीशन थी आज दोस्तों? एफआईज की बात करो तो एफआईज ने आज कैश में 790 करोड़ की बाइंग की है, तो डीआईज ने 2964 करोड़ की सेलिंग कर दी। वही चल रहा था दोस्तों, पहले हमारे जो एफआईज थे वो एफआई से पहले सेलिंग कर रहे थे, हमारे डीआईज ही बाइंग कर रहे थे। अब डीआईज ने काफ़ी बाइंग करके रखी हुई है लगभग 1.5-2 साल से, जब से ये एफआईज ने काफ़ी सेलिंग की थी 2021 से लेकर 22 में। सब को बहुत सारा इन्होंने कितने लाख करोड़ का माल बेच कर चले गए थे, तो अब वो वापस आ रहे हैं। जब वो वापस आएंगे तो हमारे जो डीआईज वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो इतना तो बनता। पोजीशनें हल्की, इससे मतलब कि दोस्तों डीआईज को पता है कि थोड़ी पोजीशन हल्की करके चलते हैं, जैसे भी कब बाजार फिर करेक्शन में आएगा तो फंड पास होगा तो फिर वो हमारी पोजीशन हम बना सकते हैं। तो ऐसा चलता रहता है दोस्तों। एफआईज ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें भी आज सेलिंग की है। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में आज 975 करोड़ की सेलिंग की, और इंडेक्स की जो ऑप्शन है उसमें देखिए कितनी बाइंग की है। एफआईज ने इंडेक्स के जो ऑप्शन है, इंडेक्स के जो ऑप्शन है उसमें 32,491 करोड़ की बाइंग की है। कितनी बड़ी बाइंग आई है उनकी। और एफआईज ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे उसमें 2,370 करोड़ की बाइंग सेलिंग की है, और जो इसके स्टॉक के ऑप्शन थे, स्टॉक के फ्यूचर में सेलिंग की और ऑप्शन में भी सेलिंग की है दोस्तों। ये यहाँ से आप देख रहे हैं, जो सारा इनका डाटा जो होता है मैनिपुलेशन होती है। यहाँ पे ये मैनिपुलेशन करते हैं, फ्यूचर में खरीद दिया, यहाँ पे बाई कर दिया, तो ऐसे करके जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो वो फंस जाते हैं। तो वही शेयर मार्केट में कामयाब होता है दोस्तों जो कम क्वांटिटी से कम शेयर बाई करता है। अगर आपको दोस्तों कोई नॉलेज नहीं स्टॉक मार्केट की, कम नॉलेज है ऑप्शन, तो फिर आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पहले आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए दोस्तों। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पैसा जीरो हो सकता है, और कोई कारण नहीं है कि आपका पैसा जीरो हो। आप कैश में काम कर लो, फ्यूचर में कहीं पे भी काम कर लो, कैश में पहले काम करें, कैश एंड कैरी में, उसके बाद फ्यूचर में आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं। उसका डेली का डेली मतलब कि लॉस प्रॉफिट जो होता है आपका, अपना जो मार्जिन है उसको मतलब कि मेंटेन करना होता है। अगर आपका लॉस होगा तो आपको अपना मार्जिन उसको मेंटेन करना होगा, पैसे जमा करवाने होंगे आपके ब्रोकरेज जो अकाउंट है उसमें। तो अगर आपको प्रॉफिट होगा आप उसको सेल भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन आपको नहीं समझ आती तो आपको ऑप्शन में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ही एक ऐसा सेगमेंट है स्टॉक मार्केट में जहाँ से आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है एक ही दिन में। ऐसे ऑप्शन में ऐसे चलता है। तो अगर आपको समझ के फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों एफआईज ये देखिए ना ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। तो मैनिपुलेशन जहाँ पे इन्होंने क्या करते हैं, स्टॉक को खरीद लेते हैं, स्टॉक के मतलब के उसको खरीद के ऊपर भगा देते हैं, तो ऊपर से उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसे वो मैनिपुलेट करते हैं। तो जो कम क्वांटिटी, मान लीजिए किसी ने एफआईज ने, बड़े प्लेयर ने किसी स्टॉक में, मान लीजिए किसी स्टॉक में जैसे आइसर मोटर की ही बात कर ले, आइसर मोटर आप लगभग 10% गिर गया 2-3 दिनों में। तो उसमें अगर किसी ने एफआईज ने या बड़े प्लेयर ने मैनिपुलेशन की है, तो जो आप छोटे इन्वेस्टर हो तो आपको बेनिफिट होगा। क्यों? वो 10% गिरा तो आप उसमें एंट्री कर लो, आप उसको कैश में शेयर खरीद के रख लो। जैसे वो शेयर तो नीचे रहना नहीं है, अच्छी कंपनी है। हुआ क्या, छोटी सी न्यूज़ आई थी, तो वो न्यूज़ भी कोई इतनी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि कंपटीटर और भी आते हैं। अगर आज कोई कंपनी काम कर रही है तो उसका कंपटीटर भी आएगा, तो कंपटीटर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, लोग उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद उसका क्या फीडबैक है, प्रोडक्ट अच्छा लगा लोगों को, तो वो एक बात की बात है। अभी प्रोडक्ट अभी लॉन्च होना आया, उसके चलते ही लोगों ने मतलब कि ऐसी न्यूज़ के चलते सेलिंग आई है। तो ये कोई इतनी बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, आइसर मोटर में मैंने पोजीशन बनाई है, उसी में से आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाऊंगा। यहीं पे आपको वीडियो के साथ में आपको शेयर भी करूंगा। अभी वो लॉस में है, तो दोस्तों मतलब कि वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो आगे हम बात करते हैं कि दूसरे और कौन से मतलब कि यूएस बाज़ारों की बात करें। दोस्तों जब मैंने अभी वीडियो बनाई तो यूएस के बाज़ार आप देखिए कितने बाज़ार गिरे हुए हैं। मतलब कि हमारे इंडिया के बाज़ार भी सारे, इंडिया, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, विक्स, डॉ जोन देखिए अभी 350 पॉइंट नीचे था। S&P भी लगभग 35 पॉइंट, नैस्डैक भी लगभग 115-12 पॉइंट नीचे था। स्मॉल कैप इसका 200 ये भी नीचे था। सारे मतलब कि यूएस के बाज़ार अब, ये TR कनेडा आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा फ्लैट ही है। बोस्पा भी, अभी बोस्पा थोड़ा ऊपर था 500 पॉइंट लगभग। तो ये एक दूसरा जो डेक्स ये बाज़ार ये भी ऊपर था। तो आगे बात करें हम, ये देखिए
मतलब कि ये यहाँ पे ये थोड़े बाज़ार हरियाली में, बाकी यहाँ पे कितने हरियाली में थोड़े कम है, लाल की में कम है, हरियाणा में ज़्यादा। जहाँ पे ये देखिए सारे बाज़ार यहाँ पे लाल ही है, ये सारे बाज़ार गिरे हुए। न्यूजीलैंड ये देखिए, ये सारा चाइना के बाज़ार देखिए, जो सारे चाइना के जितने भी इंडेक्स सारे गिरे पड़े हैं। तो ताइवान वेटेड देखें, ये भी आज 100 पॉइंट लगभग नीचे है। कराची दोस्तों आप देखें ना, पाकिस्तान का जो कराची है काफ़ी दिनों से बढ़ रहा है। तो इसके चलते दोस्तों हमने आगे देखना कि मंडे को क्या हमें पोजीशन, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आगे दोस्तों मार्केट के और भी इंटरनेशनल जो इंडिकेटर थे वो हमारे फेवर में थे, क्या थे उसको भी डिस्कस। दोस्तों आज की बात करें तो हमारा जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो आज थोड़ा सा कम हुआ, जो हमारे फेवर में था। देखिए दोस्तों ये हमारे फेवर में है, लेकिन मार्केट हमारे फेवर में नहीं है। दूसरा क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी लगभग थोड़ा सा ही बढ़ा, इतना ज़्यादा नहीं, इसको हम न्यूट्रली मान सकते हैं, क्योंकि कल 7.67142 था, आज हुआ 0.331 ही बढ़ा। तो इतना ज़्यादा इससे कोई फ़र्क, बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन है तो नेगेटिव, लेकिन फिर भी हम इसको न्यूट्रली मान सकते हो। और यूएस आईएन के इंडेक्स उसकी बात करें तो वो भी आज लगभग 0.2, ये भी लगभग फ्लैट ही है, इसको भी न्यूट्रली मान सकते हैं। और इसकी बात करें जो इंटरनेशनल, जो ये तीनों फैक्टर तो न्यूट्रल थे, तो ये थोड़ा सा बड़ा, जो डॉलर इंडेक्स है ये थोड़ा सा बढ़ा। तो क्रूड ऑयल, ये तीनों फैक्टर जो थे वो मतलब के फेवरेबल ही थे, इतने मतलब के न्यूट्रली हम इसको बोल सकते हैं। तो जो यूएस डॉलर इंडेक्स था वो आज थोड़ा बढ़ा था। तो इसके चलते देखिए यहाँ पे तो फेवरेबल थे, लेकिन मार्केट का जो वहाँ फेड की मीटिंग, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के पर यूएस के, इसके चलते वहाँ पे सेलिंग आ रही है। मतलब कि डो जोन नीचे है, नेस्डर नीचे, यूएस के, यूरोप के, एशिया के बाज़ार सारे नीचे हैं। वो मतलब कि काफ़ी देर से नीचे है, लेकिन हमारे बाज़ार स्ट्रॉन्ग थे। लोग कभी ना कभी मार्केट में प्रेशर आ जाता है, जब यूएस बाज़ार गिरते तो लोगों में फियर आ जाता है। तो इसके चलते भी सेलिंग हमारी मार्केट में भी आई है। तो आगे बात करते हैं, हम मार्केट मूड की बात करें कि तो मार्केट मूड कैसा है दोस्तों। ये देखिए मार्केट मूड भी आज थोड़ा कम हो गया, कल 80.7 था, आज 7.943, मतलब ग्रीड थोड़ा कम हुआ है। जब मार्केट थोड़ी नीचे आती है ग्रीड कम हो जाता है। तो जहाँ पे 80 मतलब कि लगभग 82 भी चला गया था जहाँ पे 4 जुलाई को, तो आज 7 जुलाई की बात करें तो ये थोड़ा नीचे आ गया। तो दोस्तों मैंने इस पे आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अपने कैपिटल के हिसाब से उसमें कम क्वांटिटी से ही आपको बाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंबुजा सीमेंट। दोस्तों अंबुजा सीमेंट का देखें तो ये काफ़ी ओवर सोल्ड हुआ है, और ये देखिए जहाँ से इसका 465 का लेवल से ये लगभग यहाँ से आ गया 418 पे। तो आप ये नहीं कि कल ही आप इसको बाई कर लो, ये इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो है 460 के पास, तो ये उसके नीचे आ गया। तो इसका ये सारे जितनी लाइनें देख रहे हैं, ये कोई 50 दिन की है, ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये इसकी 50 डेज़ की है, ये वाली ये इसका RSI आप देखें 38 है। तो RSI इसका अभी ओवरसोल्ड जोन में आ गया, लेकिन और भी ये नीचे आ सकता है। आप इसमें यहाँ से अगर आप बाइंग करनी शुरू कर सकते हो तो कम क्वांटिटी से। अगर ये आप जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कितनी इसने रैली दिखाई थी, वी शेप रिकवरी दिखाई, अब यहाँ पे ए शेप फॉल दिखा रहा है, तो जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। इसका जो आज गिरना, आज इसका एक्स डिविडेंड रिकॉर्ड था, डेट थी, उस डिविडेंड भी इसने 2-3 रुपये दिया, ज़्यादा नहीं दिया, तो उसके चलते भी आज इसमें सेलिंग एडजस्टमेंट थी। और एडजस्टमेंट में दोस्तों अगर आपने मतलब कि किसी भी स्टॉक को डिविडेंड से पहले से खरीद रखा तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट हो जाता। अगर नहीं खरीदा तो जब उसकी रिकॉर्ड डेट होती है ना, एक्स डेट से जब डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है, तब आप उसमें एंट्री करके आप उसका थोड़ा कम रेट में बाई कर सकते हो। डिविडेंड तो इसने दिया सिर्फ 3 रुपये, लेकिन आज देखो गिर कितना गया, आज 12 रुपये गिर गया, 12-13 रुपये। तो 400 का शेयर आज लगभग 2-3% गिर गया। तो जहाँ पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, तो अभी भी आप इसमें एंट्री और भी गिर सकता है। जब दोस्तों जब इसका RSI हो सकता 25-20 तक भी आ जाए, तो वहाँ तक आपके पास फंड बचा होना चाहिए एवरेज करने के लिए। फिर जैसे ये जहाँ से रिकवर करेगा तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। अगर यहीं से इसने रिवर्सल ले लिया तो यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, मान लिया अपने इन्वेस्ट पार्ट कैपिटल का 20% किया, तो 20% के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, मैंने मेरी जो पोजीशन थी दोस्तों, ये मैंने आपको जुलाई की मैंने इन्फोसिस की मैंने कॉल को सेल किया हुआ, ये कल आप देख रहे, कल इसका लगभग 3-4 हज़ार लॉस था, आज 400 प्रॉफिट में आ गया। तो आज 12-13 रुपये इन्फोसिस नीचे है। तो हो सकता मंडे को जैसे मार्केट में यूएस के मतलब कि फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं,
मार्केट में नेगेटिविटी चल रही है, तो हो सकता है बाज़ार मंडे को गिरे। तो बाज़ार अगर यूएस की मार्केट में दिक्कत आती है तो सबसे पहले जो आईटी स्टॉक होते हैं वो बड़ी जल्दी गिरते हैं। तो आईटी स्टॉक अगर मतलब कि ये इन्फोसिस मंडे को गिरा 1300 तक आ गया, तो ये मेरा ये काफ़ी प्रॉफिट में आ जाएगा। ये जो लॉस बीसीआर अगर देख रहे हो ये बराबर हो जाएगा, ये सॉरी ये तो उसका आइसर मोटर का, तो ये मेरा काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो मंडे को मैं इसमें अगर मतलब कि इन्फोसिस नीचे आएगा ना, मतलब 1300 के पास आ गया या 1300 से थोड़ा नीचे आ गया, तो अगर मैं दोस्तों प्रॉफिट तो मैं छोटा प्रॉफिट में भी बुक कर लेता हूँ। मैंने क्या करना, अगर ये थोड़ा नीचे आ गया, उसमें मुझे 3-4 हज़ार का भी प्रॉफिट हो गया, तो मैंने इसको एग्जिट करके फिर नया चाहे उसमें ऑर्डर डाल दूँ। तो फिर मैं उसमें दोनों साइड की पोजीशन बना ऐसे करता हूँ मैं। तो ये देखिए मैंने इसको 38 में सेल किया तो आज 156 तक चला गया, 156 चला गया, तो मेरा कितना लॉस है 20,000 का। लेकिन ये दोस्तों यहीं से मैं आपको इसका प्रॉफिट, क्योंकि अपनी जो होती है ना पोजीशन, उसको एडजस्ट करना होता है। पोजीशन को थोड़ा पेशेंस रख के एडजस्ट करना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छी कंपनी है, क्या होगा अगर इसमें मान लीजिए 20,000 लॉस हो गया, तो जो 3700 का शेयर था आज आ गया 3200 पे, मतलब कि 3200 पे, तो मैं 3200 पे शेयर खरीद के रख लूँगा, फिर उसकी बाद में जब वो चढ़ जाएगा फिर उसकी कॉल बेच दूँगा। तो इसमें सारी पोजीशन को एडजस्ट करना होता है। तो वो आपको, अगर आप ऑप्शन में, अभी मैं आपको जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अब शेयर इसका आ गया 3100 पे, तो मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो मान लो 3200 पे शेयर है, तो मैंने 3200 पे अगर मुझे लॉस यहाँ पे हो जाएगा, तो पहले शेयर था 3700 पे, अब 3200 हो गया, 500 शेयर प्राइस नीचे आ गया, तो मैं क्या करूँगा, 200 या 300 शेयर या 200 शेयर जितने भी है, मैं अपने वो शेयर खरीद के रख लूँगा। जैसे शेयर ऊपर जाएगा फिर उसमें प्रॉफिट कर लूँगा। तो ऐसे दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में, तो फिर दोनों साइड के, ये नहीं होता कि हर बार हमें प्रॉफिट नहीं होता। पहले आपको हमने रिस्क को मैनेजमेंट करके चलना होता है। ये सोच के चलना, जब भी आपने एंट्री करनी है ना, तो आप ये सोच के चलो कि आप खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा है। तो जो बेच रहा, वो जो चीज़ बेचता ना, वो पहले ज़्यादा समझदार होता है, उसको पता है कि उसका प्रॉफिट बन रहा होता है, या उसको पहले पता चल जाता वो बेचता क्यों है। इसलिए जब आप खरीद रहे होते हैं तो उसको कोई पहले बेच रहा होता है, तो वो भी क्यों बेच रहा होता है, इसके पीछे आप समझ के चलिए कि जब भी आप खरीदो, हो सकता है वहाँ से शेयर और नीचे गिर जाए, तो और नीचे गिरने की आपको तैयारी आप करके रखोगे, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में कोई हरा नहीं सकता, आप हमेशा जीतोगे। ठीक है, तो ये मेरी पोजीशन थी। तो ऐसे करके दोस्तों मैंने आपको सारा डिस्कस किया, तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।